Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. क्वेश्चन नंबर 79 इज़ अबाउट एन इंडिविजुअल मिस्टर नुमान। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसको ज़रा आप ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने को कहा गया है, टैक्स कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। चूँकि ऑब्वियसली ये एक सवाल सैलरी इनकम का है तो हमारी जो पहली वर्किंग होगी दैट विल बी सैलरी इनकम, और इसमें आप 3 कॉलम्स बना लेंगे, ग्रॉस, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल के। ना अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन सवाल में से फीड इन कर लेंगे इस वर्किंग के अंदर। पहला इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। बेसिक सैलरी तो सारा टैक्सेबल होता है, लेकिन अलाउंसेस के केस में हमें मालूम है कि जो अलाउंसेस हैं वो सारे टैक्सेबल हैं सिवाय मेडिकल अलाउंस के। मेडिकल अलाउंस जो है उसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जाम्पशन है। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस होता है जो एग्जाम्प्ट होता है। ओके, सो मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट होगा। हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई भी करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो एमोल्यूमेंट्स हैं वो मंथली एमोल्यूमेंट्स बताए हुए हैं सवाल में। दीज आर मंथली एमोल्यूमेंट्स, इसलिए 1,20,000 को हम मल्टीप्लाई भी इन सब को 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे दोज विल बी, बेसिक सैलरी बन जाएगा 14,40,000, मेडिकल अलाउंस विल बी 2,40,000 जिसमें से 10% को एग्जाम्प्ट करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट कंपनी मेंटेन्ड कार। ना ये जो व्हीकल प्रोवाइड किया गया है ये 1 जुलाई 2019 को ख़रीदा था और इसकी कॉस्ट 14 लाख है। हमारा चूँकि टैक्स ईयर 2024 है तो हमारे टैक्स ईयर से तो पहले ये ख़रीदा गया है। एज़ पर कंपनी पॉलिसी नुमान परचेज दिस कार एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 4.5 लाख। 4.5 लाख में ये गाड़ी उसने ख़रीदी और कब ख़रीदी है? 30 जून 2024 को, यानी कि जिस वक्त हमारा टैक्स ईयर ख़त्म हो रहा है, आखिरी दिन। फेयर वैल्यू ऑफ दिस कार ऑन द डेट ऑफ सेल टू नुमान वॉज 1 मिलियन। अब इस पैराग्राफ के अंदर 2 बेनिफिट्स की इंफॉर्मेशन है। एक तो ये कि कंपनी मेंटेन कार आपको प्रोवाइड की गई है। कंपनी मेंटेन कार अगर प्रोवाइड की जाए तो फिर उसको वैल्यू करना होता है, और इफ़ इट इज़ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़ तो हमने उसको 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल उसको इस अमाउंट को सैलरी इनकम में शामिल करना होता है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, जैसे पहले लाइन में बताया हुआ है कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़, तो इसका मतलब दोनों पर्पज़ के लिए है। तो आप इसको 5% से 14 लाख को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 लाख को 5% से आप मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज़ 70,000। ये आपकी वैल्यू ऑफ कन्वेंस बन जाएगी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो गाड़ी इसने ख़रीद ली है ना। यहाँ पे जो टैक्स लॉ की प्रोविजन अप्लाई होगी दैट इज़ कि अगर कोई आइटम एम्प्लॉय को दिया जाए और एनी परक्विजिट, कोई भी आइटम जो एम्प्लॉय को दिया जाएगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे पेमेंट बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। जो जवाब बनेगा उसको सैलरी इनकम में शामिल कर देंगे। इस असूल की बुनियाद पे जो गाड़ी दी गई है नुमान को उसकी वैल्यू 1 मिलियन है और कितने में दी गई है? 4.5 लाख में दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी इनकम में इसका जो डिफरेंस होगा यानी कि 5.5 लाख रुपए ये सैलरी इनकम में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, और हमें देखना ही होगा कि प्रोविडेंट फंड जो है कौन सा है, रिकग्नाइज्ड है या अनरिकग्नाइज्ड है। ठीक है। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹18,000 पर मंथ टू रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये स्पेसिफिकली बता रहा है सवाल आपको कि ये रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। तो अगर ये रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो हम पहले तरह प्रोविडेंट फंड के उस पर चले जाते हैं टेबल पे। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की सूरत में जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें से हमने 150,000 और 150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, ये 2 फिगर्स कैलकुलेट करनी है और इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगी लेसर अमाउंट विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो यहाँ पे ऐसा ही करना पड़ेगा। पहले आप कंट्रीब्यूशन की अमाउंट वर्कआउट करें। 18,000 पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है, तो अगर 18,000 पर मंथ का कंट्रीब्यूशन है इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2,16,000 बन जाता है। अब आपने 2 अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, 1,50,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 10% ऑफ बेसिक सैलरी 1,44,000 बना और 1,50,000 ये तो कांस्टेंट फिगर है जो टैक्स लॉ नहीं बताई हुई है। इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगी उसको एग्जाम फ्रॉम टैक्स करना है। तो इन दोनों में जो कम अमाउंट बनती है वो डेफिनेटली 1,44,000 है। 1,44,000 विल बी
एग्जाम्प्ट अमाउंट और बाकी 72,000 आपके सैलरी इनकम में टैक्सेबल कंसिडर होगा। इसी प्रोविडेंट फंड से मतलब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ इंटरेस्ट क्रेडिटेड। इंटरेस्ट क्रेडिटेड अगर आप सवाल में पहले एक दफ़ा देखो तो वो बताया हुआ है 5,40,000। ठीक है जी, इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,40,000। तो एक तो ये अमाउंट स्ट्रेट वे इनकम होगी 5,40,000। ठीक है जी, अब इसमें से 5,40,000 में से कितनी अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी वो देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप मार्कअप कैलकुलेट करो 16% से और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस, इन दोनों में से जो हायर होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। तो अब मार्कअप देखें यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ हुआ है 5,40,000, ये कैलकुलेट हुआ हुआ है 18% पे। सो ये 18% यहाँ पे मेंशन है कि 18% से कैलकुलेट हुआ हुआ है। तो अगर मैंने इसको 16% से मार्कअप कैलकुलेट करना है तो मैं 5,40,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 से, डिवाइड करूँगा 18 से, तो ये 16% का मार्कअप कैलकुलेट हो जाएगा। सो ये 16% का मार्कअप की अमाउंट बनेगी 4,80,000 और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप बनाएंगे तो वो अगेन 4,80,000 ही बनता है। बेसिक सैलरी हम ऊपर ये बना चुके हैं 14,40,000। तो अब जब आपने देखा कि ये दोनों अमाउंट्स बराबर हैं तो इनमें से हायर अमाउंट कौन सी होगी, डेफिनेटली 4,80,000 को हम एग्जाम्प्ट कर लेंगे और बाकी 60,000 जो होगा वो टैक्सेबल सैलरी इनकम कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट इज़ ऑन 1 जुलाई 2023 ही वॉज ट्रांसफर टू लाहौर एंड वॉज पेड रीलोकेशन अलाउंस। सो ये जो रीलोकेशन अलाउंस है ये इसको स्पेसिफिकली इसलिए दिया गया है क्योंकि उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था और हमने ये सैलरी के चैप्टर में जिस वक्त एग्जाम्पशंस पढ़ी तो उसमें स्पेशल अलाउंस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी अलाउंस जो आपको इसलिए दिया जाए कि आपने ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करनी है तो वो अलाउंस फिर एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है ना। रीलोकेशन अलाउंस अगर इसको इसलिए दिया गया है कि उसने लाहौर में जाके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है क्योंकि उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये 3 लाख रुपए इसको दिए जाएंगे ऑन 1 जुलाई 2023। इसका ये एक ही दफ़ा दिया गया, इसको मंथली नहीं है। तो अब ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स होना चाहिए। अब इसमें सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं ये अमाउंट मंथली फ़िक्स अमाउंट के तौर पे तो नहीं दिया जा रहा। वो सवाल से हमने क्लैरिफाई कर लिया कि नहीं, वो मंथली फ़िक्स नहीं दिया जा रहा। इसी तरह हमने ये भी देखना है कि क्या उसने ये अमाउंट विच इज़ नॉट होली एक्सक्लूसिव नेसेसरली एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, क्या ये अमाउंट एक्चुअली इसकी ट्रांसफ़र के अखराजात में ख़र्च हो भी गई है या नहीं हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने एजम्पशन ले लेना है। पहले ये वाला जो क्लैरिफिकेशन था ये पहले लॉ में नहीं था, तो इसलिए जो पास्ट पेपर्स में जो सवाल है, जैसे ये पास्ट पेपर्स का सवाल है जो भी हम सॉल्व करें, तो उसमें इस हद तक वजाहत नहीं होती थी कि क्या एक्चुअली उस वो पैसे खर्च भी हुए हैं या नहीं हुए। तो अब आपने क्लियरली बताना है कि हाँ जी ये पैसे उसके खर्च भी हो गए हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो इसलिए ये 3 लाख रुपए विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स और टैक्सेबल इनकम में आप कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अमाउंट इज़ HR कमेटी ने इसको बोनस अप्रूव किया है, लेकिन ये बोनस इसको दिया गया है 15 जुलाई को। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सैलरी इनकम है उसके केस में हम ये पढ़ चुके हैं कि इसकी जो बेसिस ऑफ टैक्सेशन है वो हमेशा कैश बेसिस होती है। ठीक है, सिर्फ एक केस था कि जब एरिया ऑफ सैलरी मिले तब अक्रूवल बेसिस का ऑप्शन है आपके पास। तो एरिया ऑफ सैलरी तो नहीं है, बोनस तो यूजुअली मिलता ही अगले साल में है क्योंकि परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है साल की, तो अगले साल में फिर बोनस मिलेगा। तो इसलिए ये 4 लाख रुपए का जो बोनस है ये अगले साल मिला है हमारे टैक्स ईयर ख़त्म होने के बाद, तो इसलिए सैलरी इनकम में हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो अमाउंट है दैट इज़ लोन अमाउंट। ये जो लोन है ये 50 लाख रुपए का है जो कि 6% मार्कअप पे लिया गया है फ्रॉम DL याद रखें कि यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम है, ये बताया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो एम्प्लॉयर से लोन लिया और 6% मार्कअप पे। ये जो लोन लिया इससे आपने क्या किया ताकि आप नया घर ख़रीद सकें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन वॉज, जब साल ख़त्म हुआ तब पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू थी। इसका मतलब साल के दौरान ये 50 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहे, लेकिन कब से, 1 अप्रैल से। तो इसका मतलब मेरे टैक्स ईयर के कितने महीने बने जब ये लोन आउटस्टैंडिंग था, अप्रैल का मंथ, मई और जून, 3 महीने। ठीक है जी, तो अब आपकी जो इंटरेस्ट फ्री लोन जब आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है तो आपने क्या करना होता है, आपने करना ये होता है कि आपने उसके ऊपर बेंचमार्क रेट से कैलकुलेशन बनानी होती है और जितना मार्कअप आप एक्चुअली चार्ज कर रही है आपको कंपनी वो आपने माइनस कर लेना होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका ट्रीटमेंट होता है।
तो अब आप मार्कअप 10% से कैलकुलेट करेंगे 50 लाख पे, और कितने महीने का? 3 महीने का, अप्रैल मई और जून का। और इसी तरह से आप 6% से जो मार्कअप आप एक्चुअली पे कर रहे हैं वो आप माइनस कर देंगे। आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन इस तरह भी बना सकते हैं कि आप 5 मिलियन जो यहाँ पे लोन की अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करें 4% से, क्योंकि बेंचमार्क रेट 10% है, 6% से आप एक्चुअली मार्कअप पे भी तो करें, और इसको आप मल्टीप्लाई करें 3/12 से, तो ये वो बना आ जाएगी अमाउंट जो आपने एक्चुअली शामिल करनी होगी, वो अमाउंट आ जाएगी जो आपने सैलरी इनकम में शामिल करनी है। सो इसको आप कैलकुलेशन को लिखेंगे तो 50,000 रुपये बनेंगे ये, जो कि सैलरी इनकम में शामिल किए जाएंगे। अब आपने ये पैसा इस्तेमाल किस लिए किया? हाँ, इसके बारे में एक और चीज़ यहाँ बताई हुई है कि आपका कुछ ख़र्चा भी हुआ है 20,000 रुपये। जो 20,000 रुपये ख़र्चा हुआ है वो क्या हम माइनस कर सकते हैं? तो वो हमने पढ़ लिया है सैलरी में बड़े क्लियरली कि डिडक्शन जो है वो किसी भी किस्म की अलाउड नहीं है सैलरी के हेड ऑफ इनकम में। तो अगर आपका ये लोन हासिल करने के लिए कोई ख़र्चा सवाल में बताया गया है जो कि 20,000 रुपये है, तो ये जो 20,000 रुपये हैं ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होंगे। अदर इन्फॉर्मेशन जो सवाल में दी गई है वो अब हम देख लेते हैं। इसने इस लोन से घर ख़रीदा है, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब अदर इन्फॉर्मेशन में उसका जिक्र आ जाएगा आगे कि उस घर के साथ फिर क्या हुआ। नुमान ने इंटरेस्ट इनकम भी अर्न की है 5,10,000 की, लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आ रही है? ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक हो गया। द अमाउंट वॉज नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ 2 मिलियन। तो अब यहाँ पे 3 फिगर्स हैं जिससे हमें डील करना है। एक 5,10,000 जो कि नेट फिगर है, इसमें से 2 अमाउंट्स माइनस हुई हुई हैं। 15% का टैक्स, इनकम टैक्स माइनस हुआ हुआ है विद होल्डिंग टैक्स, और दूसरा ज़कात 2 लाख रुपए की। तो हमने इसको क्या करना है? हमने इसको करना ये है कि हमें ये पता है, पहले तो डिडक्टिबल अलाउंसेस में हमने पढ़ा है कि जो ज़कात है अगर वो प्रॉफिट ऑन डेट में से माइनस हुई हो तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक्सपेंस के तौर पे आती है। लेकिन ये किस सूरत में आती है? जिस वक्त इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसका आप एक्सपेंस माइनस कर सकते हो, यानी कि वो आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करता हो। और नॉर्मल टैक्स रिजीम में प्रॉफिट ऑन डेट किस वक्त फॉल करता है वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप सेक्शन 7B को रेफ़र करेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपका 5 मिलियन से ज़्यादा हो मार्कअप, एनी प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीडिंग 5 मिलियन वुड बी टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाता है। तो अगर तो प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट ऑन डेट नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाता है, और अगर वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा तो फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही आपको मालूम है कि एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाज़त है। सो नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिडक्शंस अलाउड में आपको ज़कात अंडर ज़कात रेशियो ऑर्डिनेंस विल बी अलाउड एज एक्सपेंस। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड डेट की अमाउंट है वो सिंपली कितनी बताई हुई है? वो तो बताई हुई है 5 मिलियन से कम। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड डेट जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम में आएगा, और फाइनल टैक्स रिजीम में आने की वजह से जो ज़कात है उसका दैट विल बी अलाउड एज डिडक्टिबल अलाउंस। तो पहले तो ये 2 लाख के बारे में हमने फ़ैसला कर दिया कि ये 2 लाख रुपए ज़कात के तौर पे ज़कात डिडक्टिबल अलाउंस बनेगा अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। उसके बाद ये 5,10,000 को ग्रॉस अप करना है मुझे, इसमें ऐड करना पड़ेगा ज़कात का अमाउंट और जो भी विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है। ठीक है जी, तो ग्रॉस अमाउंट बनेगी। सो अब हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक वर्किंग बना लेते हैं, और इस 5,10,000 में हम जमा कर देंगे 15/85 करके। आप विद होल्डिंग टैक्स का अमाउंट बनाएंगे, 90,000 इसमें ऐड बैक करें 15% से, उन्होंने बताया ना सवाल में कि इंटरेस्ट माइनस हुआ है, और ज़कात की अमाउंट जो है वो 2 लाख होगी। सो इससे ग्रॉस आपका जो अमाउंट बन जाएगा वो 8 लाख बन जाएगा। सो ये 8 लाख रुपए आपकी फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है दैट इज़ अबाउट प्रॉपर्टी इनकम। इन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से आपको रेंट मिला है 12 लाख रुपए फॉर 12 मंथ्स। अब हमारे टैक्स ईयर में कौन कौन से महीने नहीं जिसमें रेंट मिला, वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अक्टूबर से मिला, इसका मतलब 3 महीने हमें रेंट नहीं मिला, 9 मंथ्स का रेंट मिला। तो इसका मतलब ये जो 12 लाख रुपए है ये 12 मंथ्स का है, और हम ये प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में पढ़ चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी इनकम है उसको अक्रूवल बेसिस पे टैक्स किया जाता है।
ठीक है जी। सो अक्रूवल बेसिस पे हम टैक्स करते हैं प्रॉपर्टी इनकम को, तो इसलिए हमने 9 लाख रुपए एक्चुअली लेना होगा अक्रूवल बेसिस के ऊपर। पूरा 12 लाख जो रिसीव हुआ है वो हमारा प्रॉपर्टी इनकम नहीं बनेगा। उसके बाद जो इस दिस अमाउंट इंक्लूड्स ₹4 लाख फॉर यूटिलिटीज़, इसमें 4 लाख रुपए यूटिलिटीज़ के भी शामिल है। तो अब ये जो यूटिलिटीज़ के पैसे हैं ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगेन क्या 9/12 करेंगे हम या नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बेसिस ऑफ टैक्सेशन क्या होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो बेसिस ऑफ टैक्सेशन है वो कैश बेसिस है, तो इसलिए ये 4 लाख रुपए जो रिसीव हुए ये सारे के सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेंसेस की बारी आती है। एक्सपेंसेस को भी अभी हम डील कर लेते हैं। पहले ज़रा हम ये देख लें कि हमने पहले प्रॉपर्टी इनकम में कितने पैसे लिखने हैं। सो 12 लाख रुपए, इसमें से आप यूटिलिटीज़ के पैसे निकाल दोगे तो ये बनेंगे 8 लाख, और 8 लाख रुपए जो है ये आपका रेंट है फॉर 12 मंथ्स। लेकिन आप 9 मंथ्स इसको 9/12 करेंगे तो 6 लाख बन जाएगा। सो ये 6 लाख रुपए एक्चुअली आपका रेंट चार्जेबल टू टैक्स हो गया। इसमें से अब प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में जो एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाज़त है वो प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में आप देखेंगे कि एक्सपेंसेस कौन कौन से अलाउड हैं। सो अलाउबल एक्सपेंसेस में बिल्डिंग के केस में सबसे पहला एक्सपेंसेस रिपेयर अलाउंस होता है जो कि 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स है। तो ये एक्सपेंस तो लाजमी बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई एक्सपेंस बताया हुआ या नहीं बताया हुआ सवाल में, ठीक है। सो बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस विल बी 6 लाख का 1/5 यानी कि 1,20,000। कुछ और एक्सपेंसेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस 70,000, इसको हम इग्नोर करेंगे और हम वो 1/5 ही एक्सपेंस बनाएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन चार्जेस है, और यूटिलिटी क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी है। यूटिलिटी क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी 2,50,000 जो है ये तो सिंपली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक्सपेंस बन जाएगा। सो 2,50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक्सपेंस बनेगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं होगा। प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में इसमें से आप इंश्योरेंस को एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं 50,000, क्योंकि ये अलाउड है। आपकी जो एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है वो उसमें इंश्योरेंस बिल्कुल एक अलाउेबल एक्सपेंस है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उसमें 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स का लिमिट होता है, ठीक है। तो आपने 30,000 को एक्सपेंस तो बनाना है, लेकिन चेक करना है कि 6 लाख का अगर मैं 4% बनाऊँ तो वो कितना बनता है वो बनता है 24,000 रुपये। तो मैक्सिमम 24,000 अलाउड होगा, तो इसलिए हम 24,000 ही एक्सपेंस माइनस करेंगे। सो ये एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 4,06,000 रुपये प्रॉपर्टी इनकम बन गया। अब हम ऊपर ज़रा देख लें जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो यूटिलिटी क्लीनिंग सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस थे वो आप इसमें से माइनस करेंगे, और 1.5 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बनेगा जो कि नॉर्मल टैक्स रिजीम में होगा। सो ये आपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को फीड इन कर लिया। अब आप इसको मेन वर्किंग में ले जाएं, और मेन वर्किंग में सबसे पहले सैलरी का हेड ऑफ इनकम आएगा, उसका टोटल बनाएं, और यहाँ पे तो ये बनता है 30,58,000, ठीक है। सो 30,58,000 अब आप अपने सैलरी के हेड ऑफ इनकम में मेंशन कर लें यहाँ पे नॉर्मल टैक्स रिजीम में। उसके बाद जो अगला हेड ऑफ इनकम है दैट इज़ प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम में जो अमाउंट बनती है वो बनती है 4,06,000 रुपये। सो ये 4,06,000 रुपये आपका सेकंड हेड ऑफ इनकम हो गया जो आप मेंशन करने अपनी मेन वर्किंग में। उसके बाद है आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दो अमाउंट्स आएंगे, एक फाइनल टैक्स रिजीम में जो कि है 8 लाख रुपए, और दूसरी नॉर्मल टैक्स रिजीम में जो कि है 1,50,000 रुपये। सो ये दोनों अमाउंट्स आप ले आएँ अपनी मेन आंसर फॉर्मेट में, ठीक हो गया जी। और अब इनके टोटल्स बना लेते हैं। इसमें सिर्फ एक डिडक्टेबल अलाउंस रह गया है जो हमने माइनस करना है। तो जब आपने टोटल बनाया, नॉर्मल जो टोटल इनकम होती है उसके अंदर फाइनल टैक्स रिजीम और नॉर्मल टैक्स रिजीम दोनों इनकम शामिल होती हैं। अब टोटल इनकम में से आपने माइनस करना है डिडक्टेबल अलाउंस जो कि ज़कात का है 2 लाख रुपए, वो माइनस करके आप टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर सकते हैं। तो टैक्सेबल इनकम जो आपने वर्कआउट कर ली, तो यही एक्चुअली सवाल की रिक्वायरमेंट थी। टैक्स कैलकुलेशन तो सवाल में आपसे रिक्वायर कर नहीं रहा है। ओके, सो दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपका कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।